हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का एनसीईआरटी बायोलॉजी, जिसका नाम चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है जीव और समष्टियाँ। इसका क्वेश्चन आंसर के हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि शीत निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन से उपरति यानी डायपाज किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि कुछ जातियों में स्थान प्रवासन अथवा समय यानी शीत निष्क्रियता और उपरति हाइबरनेशन और डायपाज में प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए अनुकूलन विकसित कर लिए हैं। जैसे शीत ऋतु में भालुओं का शीत निष्क्रियता में जाना तथा उस समय पलायन से बचाव करने के जाना। देखिए, उस समय पलायन से बचाव करने का जाना पहचाना मामला है। प्रतिकूल परिस्थितियों में झीलें और तालाबों में प्राणी प्लवक यानी जूप्लैंक्टन की अनेक जाति उपरति यानी डायपाज में आ जाती है, जो निलंबित परिवर्तन की एक अवस्था है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगर समुद्री मछली को अलवण जल यानी फ्रेश वाटर की जल जीवशाला यानी एक्वेरियम में रखा जाए तो वो मछली जीवित रह पाएगी? क्यों? अगर रह पाएगी तो क्यों, और नहीं रह पाएगी तो क्यों नहीं? तो इसका उत्तर लिखिएगा कि नहीं, एक समुद्री मछली अलवण जल जीवशाला यानी एक्वेरियम में प्रासरण नियमन के कारण जीवित नहीं रह जाती है, क्योंकि जलीय प्राणियों के लिए जल की गुणवत्ता यानी रासायनिक योग पीएच बहुत महत्वपूर्ण होती है। समुद्र की पानी की लवण सांद्रता समान अलवणीय जल यानी फ्रेश वाटर की तुलना में बहुत उच्च होती है। अगला प्रश्न लिखिएगा कि लक्षण प्रारूपी यानी फिनोटाइपिक अनुकूलन की परिभाषा दीजिए और इसका एक उदाहरण भी दीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा, कुछ जीवों के अनुकूलन कारकीय यानी फिनोटाइपिक होते हैं, जिसकी वजह से वे दबावपूर्ण परिस्थितियों के प्रति शीघ्र अनुक्रिया करते हैं। यदि हम कभी उच्च अक्षांश यानी एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में जाएं तो 3500 मीटर से अधिक मनाली के पास रोहतांग दर्रा, तिब्बत में मानसरोवर, तो हम तुंगता बीमारी का अनुभव करेंगे। इस बीमारी का लक्षण है कि मिचली, थकान और हृदय स्पंदन में वृद्धि। इसका कारण यह है कि उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। कुछ समय बाद धीरे धीरे हम पर्यावरणकुलित यानी एल्केमिनाइड हो जाते हैं और हमें तुंगता बीमारी नहीं होती। इस समस्या का समाधान हमारा शरीर कम ऑक्सीजन उपलब्ध होने की क्षतिपूर्ति, लाल रुधिर कोशिका के उत्पादन बढ़ाकर, हीमोग्लोबिन की बंधनकारी क्षमता घटाकर और श्वसन दर को बढ़ाकर कर लेता है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर जीवधारी 4500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर जीवित नहीं रह सकते। कुछ सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब ऐसे आवास में जहां तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होते हैं कैसे जीवित रहते हैं? तो इसका उत्तर लिखिएगा, कुछ जीव तापमानों के व्यापक प्रास यानी चरम सहन कर सकते हैं और उसमें खूब बढ़ते हैं। ये पृथुताजापी यानी यूरिथर्मल कहलाते हैं। ऐसे जीव 100 सेंटीमीटर से अधिक तापमान पर जी सकते हैं। तापमान जीव के एंजाइमों की बल गति यानी काइनेटिक्स को प्रभावित पर भी जी सकते हैं और इसके आधारित उपापचय जीव के अन्य फिनोटाइप प्रक्रियाओं तथा उसकी गतिविधियों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, उन गुणों को बताइए कि व्यष्टियों में तो नहीं पर समष्टियों में होते हैं। तो इसका उत्तर लिखिएगा, समष्टि में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यष्टि जीव में नहीं होते हैं। जैसे व्यष्टि जन्म लेता है और मरता है, लेकिन समष्टि में जन्म दरें और मृत्यु दरें होती हैं। समष्टि में इन दरों को क्रमशः प्रति व्यक्ति जन्म दर और मृत्यु दर कहते हैं। इसलिए इस दर को समष्टि के सदस्यों के संबंधों की संख्या में परिवर्तनों यानी उसमें वृद्धि हो या ह्रास के रूप में प्रकट किया गया है।
समष्टि का दूसरा विशिष्ट गुण लिंग अनुपात यानी नर एवं मादा का अनुपात है। व्यष्टि या तो नर या मादा हो सकते हैं, लेकिन समष्टि का लिंग अनुपात होता है। जैसे कि समष्टि में 60% स्त्री है और 40% नर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर चरघातांकी रूप से यानी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, अगर जनसंख्या चरघातांकी रूप से बढ़ रही है तो समष्टि 3 वर्ष में दुगुने साइज की हो जाती है। तो समष्टि की वृद्धि की इंट्रिंसिक दर यानी आर क्या है? तो इसका उत्तर लिखिएगा कि जब समष्टि चरघातांकी यानी एक्सपोनेंशियली अथवा ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल शैली में वृद्धि करती है, तो अगर एन साइज की समष्टि में जन्म दरें कुल संख्या नहीं जैसे बल्कि प्रति व्यक्ति जन्म के बारे में बात करें तो बी के रूप में, और मृत्यु दरें यानी प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु दर को अगर डी के रूप में निरूपित करते हैं, तब इकाई समय अवधि यानी dn/dt के दौरान वृद्धि या कमी निम्नलिखित होगी। जैसे हम अगर दिखाना होगा तो हम लोग दिखाएंगे dn/dt = b माइनस डी इंटू एन। यानी मान लीजिए कि b माइनस डी जो है बराबर r, ठीक है, b माइनस डी इजिकल टू आर मान लेते हैं, तो dn/dt इजिकल टू कितना rn, ठीक है, dn/dt इजिकल टू कितना हो जाएगा rn। b माइनस डी बराबर क्या मान लिए r मान लिए, तो b dn/dt इजिकल टू क्या हो गया r इंटू एन। तो जहाँ पे r जो है प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर कहलाती है। यदि समष्टि 3 वर्ष में दुगुने साइज की हो जाती है तो समष्टि की वृद्धि का इंट्रिंसिक दर क्या हो जाएगा 3r। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में शाकाहारिता यानी हर्बीवोरी के विरुद्ध रक्षा करने की महत्वपूर्ण विधियां बताइए। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि पादपों में शाकाहारियों से बचने के लिए आश्चर्यजनक रूप से अकारकीय और रासायनिक रक्षा विधियां विकसित कर ली है। रक्षा के सबसे सामान्य अकारकीय साधन जैसे कि कांटे यानी एकेसिया या कैक्टस, बहुत से पादप ऐसे रसायन उत्पन्न और भंडारित करते हैं जो खाए जाने पर शाकाहारियों को बीमार कर देते हैं और पाचन का संदमन कर देते हैं, उनके जनन को भी भंग कर देते हैं या उन्हें मार देते हैं। अपने परित्यक्त खेतों में उग रही कैलोट्रोपिस खरपतवार जो है अवश्य देखी होगी। यह पौधा अत्यधिक विषैला ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है और इसी कारण इसे किसी पशु या बकरी को इस पौधे को चरते हुए नहीं देखा है। रासायनिक पदार्थों की व्यापक किस्में जिन्हें हम पौधों से व्यापारिक पैमाने पर निष्कासित करते हैं, जैसे कि निकोटीन, कैफीन, किनिन, सिट्रिक कनिन, अफीम आदि, वे पादप द्वारा उत्पन्न होते हैं। वास्तव में जो है ये रसायन चारकों यानी ग्रेजर से बचने की रक्षा विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, तो आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर लिखिएगा कि यह जो संबंध है यह सहभोजिता है। यह ऐसे पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है और दूसरी को उससे न हानि होता है न लाभ होता है। जैसे आम की शाखा पर अधिपादप यानी एपीफाइट के रूप में उगने वाले आर्किड को और वेल की पीठ को आवास बनाने वाले बर्निकल मछली को फायदा होता है, जबकि आम के पेड़ और वेल को उनसे कोई लाभ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि के पीछे यहाँ पर क्वेश्चन है कि कीट पीड़ को यानी पेस्ट इंसेक्ट के प्रबंध के लिए जड़ नियंत्रण के क्या पारिस्थितिक सिद्धांत होते हैं? तो इसका उत्तर लिखिएगा कि कीट पीड़ को यानी पेस्ट इंसेक्ट के प्रबंध के लिए जड़ नियंत्रण विधि के पीछे परभक्षी की शिकार नियंत्रण योग्यता पर आधारित सिद्धांत है, यानी बेस्ड ऑन द प्री रेगुलेटिंग एबिलिटी ऑफ द प्रीडेटर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के बीच अंतर कीजिए। है कि शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के बीच अंतर लिखना है। दूसरा कि बाह्य ऊष्मीय तथा अंतररोष्मी यानी एक्टोधर्मिक तथा एंडोधर्मिक थर्मिक के बारे में आपको अंतर लिखना है। तो पहले शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता को देख लेते हैं, इसके बीच अंतर। तो कुछ जीव जो है शीत ऋतु के कुर प्रभाव से बचने के लिए कुछ समय के लिए अधिक अनुकूल क्षेत्रों में चले जाते हैं, इसे शीत निष्क्रियता कहते हैं। वहीं कुछ जीव जो है ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के कुप्रभाव से बचने के लिए अधिक अनुकूली क्षेत्रों में चले जाते हैं,
जैसे गर्मी की अवधि में व्यक्ति दिल्ली से शिमला चला जाए तो इसे हम लोग ग्रीष्म निष्क्रियता कहेंगे। वहीं अगला बात करें कि बाह्य ऊष्मी तथा अंतर ऊष्मी यानी एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक में अंतर लिखना है। तो इसका लिखिए कि शीत रुधिर वाले जीवों में अपने वातावरण के अनुसार अपने शरीर के तापमान बनाए रखने की क्षमता होती है। बहुत सारे बाह्य ऊष्मी जीव जैसे कि मेढक, सर्प आदि अपने शरीर की ऊष्मा को बढ़ा लेता है, बनाए रखने के लिए गतिशील रहते हैं। वही बात करें अंतर ऊष्मी की, तो उष्म रुधिर धारी जंतु यानी गर्म खून वाले जंतु जैसे पक्षी तथा मनुष्य अपने शरीर की क्रियात्मकता द्वारा एक निश्चित तापमान बनाए रखते हैं और बाह्य तापीय उतार चढ़ाव पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये तो रहे आज के क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं उसको अगला क्लास में करवा दूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।